नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस आर्क। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया का गेल नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 24 अक्टूबर को आया है, मतलब आज ही आया हुआ है, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि पहले जो ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है लोगों में, बेसिक पे क्या है। तो इसका बेसिक पे है ट्रेनिंग के समय पे 50,000 और आफ्टर ट्रेनिंग 60,000। और एक 60,000 कब होगा? जब तुम एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है, मतलब अगर वो क्वालिफाई कर गए तो तुम्हारा बेसिक पे 60,000 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। BK या BE होना चाहिए, और अनरिजर्व, EWS और OBC के लिए 60% और अदर के लिए 55%। ये है एजुकेशनल क्राइटेरिया। और अगर तुम फाइनल सेमेस्टर में हो या फाइनल ईयर में हो और तुम्हारा डिग्री पूरा होने वाला है, तो भी तुम अप्लाई कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है, बाद में मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहाँ लिखा हुआ है। और देखते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी। जो मेन चीज़ है मैं पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद इसको हम अच्छे से एक लाइन बाई लाइन देखेंगे। एप्लीकेशन फ़ी है 1,000 रुपये इसके लिए अनरिजर्व, EWS और OBC NCL। 1,000 प्लस 180 रुपये टैक्स, मतलब 18%। तो ये हो जाएगा 1,180 रुपये। अदर इसमें 0 फ़ी है, 0 फ़ी फॉर अदर्स, मतलब SC ST और PWD और एम्प्लॉय ऑफ CIL, इनके लिए 0 फ़ी है। और भी कुछ है? मुझे नहीं लग रहा, इतना था। और इम्पोर्टेंट डेट देख लो तुम, ये वाला 29 अक्टूबर से ये फॉर्म शुरू होगा और 21 नवंबर तक चलेगा, ये शाम के 6 बजे तक। तो इतना सारा था ओवरव्यू इस नोटिफिकेशन का। अब हम देखते हैं कि वैकेंसी कितनी आई है, और भी कुछ अच्छी चीज़ें मिले इसमें अंदर, तो हम देखेंगे उसके बारे में। तो वैकेंसी हम देखते हैं कि माइनिंग का 263 सबसे ज़्यादा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल, सिविल का 91, इलेक्ट्रिकल का 102, मैकेनिकल का 104, सिस्टम का 41 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम का 39। तो गुरु देखो, पहले पेपर देख लो, पेपर को क्या होना चाहिए जिसमें तुम गेट क्वालिफाई हो, वो वाला। माइनिंग के लिए तो उनका जो कोर होता है MN वही है, सिविल के लिए CE, इलेक्ट्रिकल के लिए EE, मैकेनिकल के लिए ME, लेकिन सिस्टम के लिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस होना चाहिए CS, EK के लिए तुम्हारा होना चाहिए EC का। तो ये तुम्हारा पेपर कोड है, जो कि मैंडेटरी है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने ओवरव्यू में बता दिया है। सिस्टम वाला में एक रियायत इन्होंने दी है कि ये BSc को भी एलिजिबल कर रखे हैं। MCA ये सब कुछ कोर्स होता होगा, मुझे आइडिया नहीं है इस कोर्स के बारे में। अगर तुम ये वाला कोर्स किए हो और तुम्हारा जो गेट का पेपर है CS पेपर कोड है तुम्हारा, तो तुम अप्लाई कर सकते हो, बात ख़त्म। कौन कौन सी ब्रांच अप्लाई नहीं कर सकते हैं और कौन कौन सी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, ये सब में थोड़ा एक बार अच्छे से गौर से देख लेना। अगर तुम्हारा ये सब कोर ब्रांच नहीं है तो
अगर अदर ब्रांच है जैसे मैकेनिकल में मैं बात करूँ, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब तुम्हारा ब्रांच है तो एक बार ध्यान से देख लेना, तुम अप्लाई नहीं कर सकते। केवल मैकेनिकल में मैकेनिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर सब्सिडी इसका अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना। देखते हैं वैकेंसी ब्रेकअप कितना है इसका। फ्रेश वैकेंसी माइनिंग वालों के लिए 262, बैकलॉग है एक, वो भी एसटी में, तो इनका एसटी का हो जाएगा 21। फिर देखते हैं सिविल वालों के लिए अनरिजर्व का 30, EWS 7, इनमें दोनों में कोई वैकेंसी नहीं है जो बैकलॉग है। एससी का वैकेंसी बैकलॉग है 4, तो इनका हो जाएगा 15। एसटी का है 5, तो इनका हो जाएगा 10। ओबीसी का है 9, तो ये हो जाएगा 29। इसी में इलेक्ट्रिकल का देखते हैं, अनरिजर्व और EWS में कोई भी बैकलॉग नहीं दिख रही है मुझे। एससी में दिख रहा है मुझे कितना, 18, तो ये हो जाएगा 26। एसटी में है 12, तो ये हो जाएगा 17। ओबीसी में है 15, तो ये हो जाएगा 30। मैकेनिकल का देख लेते हैं, अनरिजर्व और EWS में कोई बैकलॉग नहीं है। एससी का 33 बैकलॉग, तो ये पूरा मिला के हो जाएगा 34। एसटी का 18 बैकलॉग, तो ये 18। ओबीसी NCL 41 बैकलॉग, तो 44, पूरा मिला के 104। सिमिलरली ये सब ब्रांच का भी तुम देख लेना, लगा लेना हिसाब। अब मैं यहाँ पे ये डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि देखो 2-3 कोर ब्रांच के बारे में कुछ आइडिया है मुझे, तो मैं उसी के बारे में बताऊँगा, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बारे में, कि किस रैंक तक तुम अप्लाई कर सकते हो, तो चांस बनेगा कि हाँ सिलेक्शन का चांस बनेगा इसमें। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका ओनली गेट स्कोर से, मतलब क्या बनता है इसका, मतलब नो इंटरव्यू, ओनली गेट स्कोर या मार्क्स, ये भी बोल सकते हो, नो इंटरव्यू। इसके बाद क्या करेंगे ये लोग, तुम्हें गेवी के लिए बुलाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मेडिकल एग्ज़ाम, सॉरी ये क्या एम लिख दिया मैं, चलो लिख देता हूँ पूरा इसका, मेडिकल एग्ज़ाम के लिए तुम्हें बुलाएंगे, बस हो गया। इसी के बाद सिलेक्शन। इसके लिए कितने रेशियो में बुलाएंगे तुम्हें, 1:3 की रेशियो में तुम्हें बुलाएंगे। आगे लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ के बता दूँगा। अभी मैं पहले से पढ़ रखा हूँ नोटिफिकेशन, इसलिए मैं ऐसे बोल पा रहा हूँ, हवा में तो बात करूँगा नहीं मैं। तो चलो देखते हैं कि किस रैंक तक तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर 2-3 ब्रांच से हो तो किस किस रैंक तक तुम अप्लाई कर सकते हो। तो मैं एक केबल बना दे रहा हूँ, यहाँ पे रहेगा अनरिजर्व, यहाँ पे रहेगा EWS और OBC। देखो EWS और OBC मोर ओवर सेम चल रहा है हर जगह, और यहाँ तक ये है कि EWS का रैंक थोड़ा कम भी, मतलब ज़्यादा भी रह रहा है, तो भी वो लोग सिलेक्ट हो जा रहे हैं। तो मैं दोनों को बराबर ही मान के चल रहा हूँ, EWS और OBC NCL, SC और ST। यहाँ पे मैं ब्रांच लिख दे रहा हूँ, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। 3 के बारे में मुझे आइडिया है अभी थोड़ा सा, मतलब जितना भी मेरे पास है उतना आइडिया है मेरे पास। बाकी माइनिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं उस पर नहीं बोलूँगा। तो चलो इस पर बात कर लेते हैं। तो सिविल की वैकेंसी है 73, और इनके पास मास रिक्रूटर 2-3 कंपनी है, जैसे कि NTPC लेती लिए इस बार अच्छी खासी वैकेंसी निकाली थी 2023 से, और उन्होंने लिया भी बहुत सारे लोगों को। निकाली तो कम ही थी लेकिन लिया बहुत लोगों को। NHPC लेती है ऐसे ही,
और भी 2-3 इनके आ जाते हैं, थोड़ा सा जो इनके पास वैकेंसी ज़्यादा होता है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की तरह इनका नहीं है कि PSU में भर भर के वैकेंसी आता है, पर ठीक ठाक आ गया था 2023 में। तो उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारा अनरिजर्व में हो और 800 से 900 रैंक भी हो, या चलो इसको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल कर देते हैं, 1000 रैंक तक भी हो, तो तुम अप्लाई कर सकते हो। EWS और OBC NCL की बात करें तो इसको मैं बोल लूँगा कि अगर 2000 के नीचे हो, बिलो 2000, तो तुम अप्लाई कर लो। इसमें 2500 से 3000 और इसका 4000 या 5000 भी ले लो, SK का कोई इशू नहीं है। गवली की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल की। तो इनका केस बनता है, देखो इनके पास बहुत सारे हैं कि जो मास रिक्रूटर करती है कंपनी। एक तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी आती है, NTPC भी आती है, PGCIL भी है। PGCIL मास रिक्रूटर नहीं पर है, बढ़िया सा करती है। तो इनका मैं मान के चल रहा हूँ कि अनरिजर्व अगर तुम 1600 के नीचे हो तो अप्लाई कर दो। अप्लाई करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, कर लो अप्लाई। क्योंकि ये ना लिस्ट बहुत सारे निकालते हैं यार, मतलब कि 4, 5, 6, 7 लिस्ट निकाल लेते हैं CIL वाले। तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चांस बन सकता है, तो सेफ ही खेलना सही है ना। 1000 रुपये दे ही सकते हैं। OBC NCL भाई, अगर तुम 26 रैंक के बिलो हो और EWS में भी हो या OBC में हो तो अप्लाई कर लो। SC के लिए तुम बोल सकते हो कि बिलो 5000 के, ST के लिए बोल लो। देखो क्या है, SC और ST वालों को कोई चार्ज नहीं लग रहा है, तो भाई SC और ST वालों और PWD वालों, तुम्हारे पास बस रैंक है ना, बस उस पर भी अप्लाई कर दो। फी तो लग नहीं रहा है, कुछ पैसा बर्बाद तो होगा ही नहीं, फॉर्म भरने में क्या ही जाता है। मैकेनिकल देखते हैं, अनरिजर्व। देखो 2022 से अनरिजर्व तक गया था, कितना 1100-1200 पहुंच गया था मैकेनिकल का NTPC में, और उस समय CIL नहीं आई थी। तो मैं मान के चल रहा हूँ इनका भी अगर 1700-1800 है, 1700 भी है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। EWS वाले कितने और OBC वाले हैं, ये भी लगभग 2500-2600 के आसपास हो, तो अप्लाई कर लो। या 2500 बोल लो या 3000 भी बोल लो यार इसको, कि मैं मान के ये चल रहा हूँ कि ये सीख बढ़ाएंगे आगे। मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि ये सीख आगे बढ़ा देंगे और साथ आगे लिस्ट निकालते हैं लोग, तो ये चांस बन सकता है। अगर तुम्हारा 3000 के नीचे भी रैंक है तो अप्लाई कर दो। इनका तो इनफाइनाइट भी रैंक हो तो भी अप्लाई कर लो भाई, क्योंकि पैसे तो लगना नहीं है, बस थोड़ा सा समय जाएगा, दे दो। माइनिंग वालों के केस में मैं बोलूँ तो माइनिंग वाले के पास वैकेंसी बढ़िया है इसमें, तो चलो इसमें माइनिंग का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पर मुझे यार एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, पर माइनिंग का मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर रिजर्व में तुम्हारा 600-700 भी रैंक है, या ऐसा बोल लूँ मैं बिलो 1000 अनरिजर्व में है, OBC में तुम्हारा बिलो कितना 3000 तो ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 3000 चल सकता है इसका, 3000 क्या 2500 मान लो यार, 2500 है, और इसमें तो कुछ भी हो तो अप्लाई कर दो। तो ये सब थोड़ा सा मेरा प्रेडिक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि मेरा प्रेडिक्शन सही ही हो, कुछ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं बस प्रीवियस रैंक के हिसाब से सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को प्रेडिक्ट किया हूँ, बस इतना ही सी बात है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने तुम्हें बताया कि 1:3 में शॉर्टलिस्ट करेंगे गेट के मार्क्स के बेसिस पे या स्कोर के बेसिस पे, उसके बाद गिवी के लिए बुलाएंगे, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगे, फिर सिलेक्शन। अगर तुम्हारा नंबर सेम है, मार्क्स सेम है 2 लोगों का या 10 लोगों का, तो जिनका एज ज़्यादा होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ये PSU का रूल है।
एप्लीकेशन फीस बताया मैं 1000 प्लस 180 कैक्स मतलब 1180 अनरिजर्व OBC और EWS के लिए। बाकी SC ST PWD और एम्प्लॉय ऑफ CIL को कोई फ़ी नहीं देना है। अपर एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट अनरिजर्व 30 ईयर, OBC 33, SC ST 35 और पर्सनल डिसेबिलिटी 10 साल 13 साल और 15 साल। मतलब कि इसमें अगर PWD से हो तो इसको मान लो 40, इसको मान लो 43 और इसको मान लो 45, इतना तुम्हें एज रिलैक्सेशन है। बाकी सब कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, एक कंडीशन दिए हुए हैं इसका। बेसिक पे बता दिया था, 50,000 से शुरुआत होगा ट्रेनिंग के समय पे, उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा और 60,000 रुपये हो जाएगा तुम्हारे बेसिक पे, ठीक है। उसके बाद पोस्टिंग कहीं भी करा सकते हैं ये लोग, सब्सिडी में भी करा सकते हैं ये लोग। 3 लाख का बॉन्ड, 3 लाख का बॉन्ड है इसमें, जिसमें तुम्हें 5 साल तक तुम्हारे सैलरी से 5-5 हज़ार रुपये कटेंगे और 3-5 साल पूरे होने के बाद बिना ब्याज का जितना 3 लाख रुपये तुम्हारा जमा हुआ है तो तुम्हें दे देंगे ये लोग। पढ़ लेना एक बार रूल इनका। मेडिकल एग्जामिनेशन इनके रूल के हिसाब से होगा, और कुछ तो ऐसा काम का लग नहीं रहा है। कॉलेज जो होना चाहिए वो UGC और AICTE से अप्रूव होना चाहिए, तो ये देखना एक बार। तो देखो CGPA कन्वर्जन में क्या होता है, IIT NIT कीपर IIT और GFTI, इनका होता है CPI इंटू 10, ये होता है परसेंटेज। पर बाकी जो कॉलेज है ना, जो यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड होते हैं, उनका किसी का 9.8 होता है, 9.5 होता है, किसी का 9 होता है, तो सबका अपना अपना होता है। तो यार देख लेना कि पहला कि तुम्हारा कॉलेज जो होना चाहिए AICTE और UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए, और दूसरा है कि कन्वर्जन फार्मूला लगा के तुम्हारा मिनिमम क्राइटेरिया जो है इसका परसेंटेज का वो पूरा होना चाहिए। बस यही सब है। तो मुझे लगता है कि हो गया। अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो तुम कमेंट कर सकते हो, या पर्सनल मैं इसमें टेलीग्राम का ID दे दूंगा, उस पर मैसेज कर सकते हो सकेगा तो मैं उस पर बता दूंगा, नहीं तो ज़्यादा डाउट होगी तो एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी वीडियो इस पे आने वाली हैं, आ ही रही है वैसे भी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।